नमस्कार मित्रों, मैं हेमंत जोशी। मेरे इस YouTube मंच में आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, शिक्षा के संबंध में चर्चा, परिचर्चा, संवाद, चिंतन करना हम लोगों का एक शिक्षक धर्म है और होते रहना चाहिए। एक वैचारिक क्रांति प्रवाहित होनी चाहिए, उत्पन्न होनी चाहिए। ये वैचारिक क्रांतियां ही तो हैं जो सत्ता के मठाधीशों को, नीति निर्माताओं को एक दिशा निर्देश प्रदान करती हैं, एक चिंतन करने के लिए और एक क्रियान्वयन करने के लिए मजबूर करती हैं। वर्तमान में हम अपने देश की, राज्य की एक शिक्षा प्रणाली को देखें तो वो दो भागों में विभाजित हो चुकी है, सरकारी शिक्षा एवं निजी शिक्षा, प्राइवेट शिक्षा। और शिक्षा का पूर्णतः बाजारीकरण हो चुका है और वो बढ़ते जा रहा है। और आने वाले समय में क्या होगा कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य मूलभूत आवश्यकताएं हैं प्रत्येक मानव की। हम लोग सब टैक्स पेयर हैं, करदाता हैं। सबको एक समान शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, समान स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए सरकार के पक्ष से। लेकिन समाज में कुछ और ही देखने को मिलता है। जब हम निजी विद्यालयों की ओर देखते हैं तो वहां पे बहुत भौतिक सुख संपन्नताएं, सुख साधन और इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुतायत प्रयोग होते हुए दिखाई देता है। और जहां दूसरी ओर सरकारी विद्यालयों में देखें, एक मालिन्यता, उदासीनता, और सरकारी विद्यालय के शिक्षकों को इतना अच्छा वेतन मिलने के बाद भी वो रिजल्ट नहीं, वो प्रतिफल नहीं, वो एक ऊर्जा नहीं। ऐसा क्यों? दुख तो होता है। एक अच्छा वेतन मिलने के बाद भी कहाँ कमी है, किस जगह पे कमी है, क्यों इसका उपाय नहीं किया जाता है? क्यों इतनी वोट बैंक की चिंता रहती है कि हमने सरकारी शिक्षा को भुला दिया? जिस सरकारी शिक्षा के द्वारा आज भी देश को राष्ट्रपति दिया है, प्रधानमंत्री दिया है, उपराष्ट्रपति दिया है, लोकसभा अध्यक्ष दिया है, विभिन्न राज्यों में मुख्यमंत्री दिए हैं, राज्यपाल दिए हैं, बड़े बड़े संवैधानिक पदों में बैठे हुए लोग दिए हैं। आज उसी सरकारी शिक्षा को हम हेय दृष्टि से देखने लग जाते हैं। हम कहते हैं कि ये सुख संपन्नताएं, सुख साधन नहीं है, ये गुणात्मकता नहीं है। ऐसा क्यों? किसने बनाया? चिंतन तो करना ही पड़ेगा। प्रत्येक अभिभावक अपने बच्चे को एक मूल्यपरक, एक गुणवत्तापरक शिक्षा देने को अभिलाषी रहता है, अभिप्रेरित रहता है, उत्कंठित रहता है। और सरकार के पक्ष से क्या होता है? इतने महंगे निजी विद्यालयों में महंगी शुल्क लिया जाता है, महंगा शुल्क लिया जाता है, और एक तरफ सरकारी विद्यालय। तो चिंतन करने का ये अवसर है, नहीं तो सरकार के हाथ से पूरी शिक्षा पद्धति निकल जाएगी और हमारा देश समानता की ओर बढ़ ही नहीं सकता है। हमारी जो भारतीय संविधान में जो मूल प्रस्तावना है उससे विपरीत हम जा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा तो मूल है ना। सारे मार्ग शिक्षा से ही तो निकलते हैं। जब शिक्षा ही हमारी असमान होगी, तेरा कॉलर सफेद मेरा कॉलर गंदे वाली भावनाएं जब हमारी विद्यालय से ही निकल जाएंगी, तो टिफिन बॉक्स लेकर वो भोजन लेता है और वह मध्याह्न भोजन लेकर के, या तू मध्याह्न भोजन लेकर के ग्रहण करता है, या मैं एसी बस में जाता हूं, तू पैदल या साइकिल से स्कूल जाता है। इस प्रकार की भावनाएं छोटे स्तर से ही, विद्यालय स्तर से ही बच्चों में हो जाएंगी, तो कैसे देश समानता की ओर बढ़ेगा? संभव है? मुझे नहीं लगता है संभव है। शिक्षा का पूरा बाजारीकरण, व्यावसायीकरण हो चुका है। कैसा देश था हमारा? क्यों इस प्रकार की वोट बैंक की राजनीति करके क्यों हमने शिक्षा को, सरकारी शिक्षा को पीछे धकेल दिया? और ऐसी स्थिति में आज एक नासूर बन चुका है। जो भी उसमें हाथ डालता है वो कहीं न कहीं असफल जैसा दिखाई देता है। तो मैंने इसी चिंता को रखते हुए और चिंतन के साथ उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में सरकारी शिक्षा व्यवस्था में कौन कौन सी कमियां हैं और क्या किया जाना चाहिए, और इन बिंदुओं पर यदि कार्य किया जाता है हमारी सरकार के द्वारा, तो निश्चित ही हम अग्रसर हो सकते हैं सरकारी शिक्षा की उन्नति की ओर। और उसमें सभी के दायित्व हैं, हमारे राजनेताओं के भी, अधिकारियों के, शिक्षकों के और अभिभावकों के, सभी लोगों के प्रयासों से ही हम आगे को बढ़ सकते हैं और एक समान शिक्षा की ओर बढ़ सकते हैं। एक
अभिभावक खा न खा करके भी, भूखा रह करके भी, बचा बचा करके अपने बच्चे को निजी प्राइवेट पब्लिक स्कूल में भेजता है और लुटता है। मैं तो ये कहूं, क्यों? मजबूरी है उसकी। ऐसा माहौल बना दिया है ऊपर के लोगों के द्वारा, हमारे अपने लोगों के द्वारा। तो मुझे कुछ बिंदु मैंने चिंतित किए हैं, कुछ बिंदु बनाए हैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। नंबर 1 है भौगोलिक स्थिति, नीति निर्माण तथा क्रियान्वयन, एक कमी। दूसरा है शिक्षक छात्र अनुपात एवं शिक्षक छात्र समस्याएं। नंबर 3 है प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य विहीन विद्यालय। नंबर 4 है शिक्षण का माध्यम। नंबर 5 है शहरीकरण की बढ़ती सोच। नंबर 6 है समूह शिक्षण का अभाव, ग्रुप लर्निंग। और अगला है 7वां गुणवत्तापूर्ण शिक्षक प्रशिक्षण का अभाव। नंबर 8 है असंगत अवकाश। नंबर 9 है पुस्तकालयों का अभाव। नंबर 10 है शिथिल प्रशासन एवं शिक्षक। नंबर 11 है सामुदायिक सहभागिता का अभाव। नंबर 12 है जनप्रतिनिधि एवं अभिभावकों के उत्तरदायित्व। नंबर 13 है संसाधनों एवं कर्तव्य भावना का अभाव। और नंबर 14 है प्रतिस्पर्धा एवं नवाचारों का अभाव। इस प्रकार के बिंदु मैंने उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था के बारे में संदर्भित किए हैं। मैं इनके बारे में विशद रूप से चर्चा करूंगा, क्या समस्याएं हैं और उनकी चुनौतियों से हम कैसे निपट सकते हैं, कैसे क्या समाधान है। मैंने अगले के जो कल से जो वीडियो मेरे आएंगे इस शिक्षा के संदर्भ में परिचर्चा में, तो मैं उन माध्यमों से इनको बिंदुशः बताऊंगा कि कैसे हम इनके समाधान तक जा सकते हैं। तो बस मेरा यही कहना है आज के इस वीडियो के माध्यम से। यदि आपको कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं और इस वैचारिक क्रांति को आप फैलाएं, प्रसारित करें। और कहीं न कहीं से शिक्षा के बारे में हमें ही सोचना है, क्योंकि हम प्रत्यक्ष हितधारक हैं शिक्षा के, सरकारी शिक्षा के। हमने प्रत्येक अभिभावक, प्रत्येक गरीब अभिभावक के संदर्भ में सोचना है और हमने मिलकर के समान शिक्षा की ओर बढ़ना है। और हम सब लोग मिलें तो हम बढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक अभिभावक की ये चिंता है, चाहे कोई निर्धन हो चाहे कोई धनी हो। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ। कल नए वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।